तो क्या ब्लू चिप सही में इतना सेफ है कि मार्क बंद करके उनमें पैसा लगा? देखिए, अब जिस तरह AI में इनोवेशन आ रहा है, जो इसकी कंपनी आ रही है, इसमें सारी कंपनियां दाव लगा रही है, लेकिन कंपनियां 4-5 सिस्टम के रहेगी, वो कौन सी होगी? और लोग इस टाइम पे खुश नहीं है मार्केट से, अपने रिटर्न से, और नुकसान के बारे में ही ज़्यादा चर्चा हो रही है मार्केट में। ऐसा क्यों? देखिए, जो रिटेलर है, जो ऑप्शन में काम कर रहा है, एक्चुअली वो ऑप्शन को गैम्बलिंग की तरह कर रहा है। मैं मान लीजिए कॉलेज से आया, मेरे तो बड़े ड्रीम्स हैं और मेरे पास 40-50 हज़ार रुपये हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं स्टॉक मार्केट से उसे 2 करोड़ कर पाऊँ? के पास जितनी ज़्यादा आप सुविधाएं हैं, रिसर्च एनालिस्ट फ़ोन पे हैं, इतने सारे हैं, इतनी एनालिसिस फ्री में मिल रही है, फिर 90% लोग लॉस कर दे रहे हैं ऑप्शंस में, इक्विटी में भी 60-70% लॉस कर दे रहे हैं जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं। क्या आपको लगता है क्या रीज़न है? रिटेल के लिए आज पैसा कमाना इजी है 2026 में, 2007 में इजी था? 2007 में इजी था, तो स्किल था। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? अब निफ्टी यहाँ पे बड़ी वॉलेटाइल चल रही है और एक रेंज में ही है, लेकिन वॉलेटाइल भी अगर आप देखोगे ना, लाइफ हाई जा रहा है यहाँ से, ना तो लो ही ब्रेक हो रहा है 52 वीक का। यहाँ से पहले 30,000 देखने को मिल सकता है या पहले 20,000 देखने को? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप में से ज़्यादातर लोगों ने मुझे इस चैनल पर देखा होगा शॉर्ट्स में एंड वीडियोज़ में, बट आज मैं एक स्पेशल गेस्ट को यहाँ पर लेकर गया हूँ और उनका नाम है RS चौहान। ये फाउंडर हैं स्टॉक बॉक्स के, एंड कुछ तीखे सवाल जो मैंने लोगों से ही लिए हैं, जो ट्रेडर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनसे मैंने ये सवाल लिए हैं और आज मैं सारे सवाल उनसे पूछने वाला हूँ। तो आप ट्यून इन रहें आखिरी तक, वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही बढ़िया सवाल हमने पूछे हैं। और अगर आपके कुछ और सवाल है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो सारे सवाल मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपने कब और क्यों डिसाइड किया कि मुझे स्टॉक मार्केट में आना है? जब हम कॉलेज कर रहे थे तो इंडिया बुल्स की एक कंपनी आई थी, उस हमने ज्वाइन कर लिया। हमारा कोई शुरू से ये नहीं था कि हमें स्टॉक मार्केट में जाना ही जाना है। हम स्टॉक मार्केट में एक तरह का कोई नॉर्मल नहीं था, इंटरव्यू चल रहे थे इंडिया बुल्स कंपनी में, हमने इंटरव्यू दिए और नॉर्मल में ज्वाइन कर लिया। कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं था। कब की बात रही होगी? 2007-8 के। 2007-8 की। तो अब तो इंडिया बुल्स हमें देखने को नहीं मिलती है, खैर। तो वहाँ से लेके अब तक अगर आप देखोगे तो क्या डिफरेंस लगता है 2007 और 2026 में? 2007 में जब शुरुआत हुई थी तो लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, लोगों के पास इतने स्किल नहीं थे। स्टॉक मार्केट को बहुत गलत निगाह से देखा जाता था। एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं होता था स्टॉक मार्केट में होता क्या है। मैं अपनी बात करूँ, मेरे घर वालों को आज तक मेरी जो भी समझ नहीं आई, उन्हें 2015 में जाके समझ आया मैं क्या करता हूँ। तो रीजन है, अब अवेयरनेस स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी हो चुकी है। पहले अवेयरनेस नहीं थी बिल्कुल भी, और स्टॉक मार्केट को पहले ओनली गैम्बलिंग समझा जाता था। तो धीरे धीरे लोगों का नज़रिया चेंज हुआ है इसमें। तो उस टाइम भी आपने फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह में काम हो रहा था 2006, 7, 8 के आसपास? 2007 और 10 में इक्विटी में ज़्यादा काम होता था, क्योंकि उस टाइम इक्विटी में जो मार्जिन था वो भी बहुत अवेलेबल था। अब वो भी बहुत अवेलेबल था। उसके बाद फ्यूचर में काम होता था और ऑप्शन में बहुत कम काम होता था। ऑप्शन में और अधिकतर लोग उस टाइम ऑप्शन को हेजिंग की तरह ज़्यादा यूज करते थे, जिनमें स्किल थी। ओके। तो अब आपको क्या लगता है, मतलब लेवरेज वगैरह अब बहुत कम हो गया है पहले से? क्या डिफरेंस? पहले से बहुत कम हो चुका है। पहले लेवरेज बहुत था, अब इमेजिंग भी नहीं कर सकते। जैसे अगर 1 लाख रुपए है मेरे पास, 1 लाख रुपए में आप 20 लाख का भी स्टॉक बाय कर लेते थे। आप जैसे फ्यूचर 5% की उसमें मार्जिन चाहिए तो 5% में भी आपको लिमिट मिल जाती थी, ऑप्शन में भी लिमिट मिल जाती थी। अब लिवरेज बहुत कम हो चुकी है। तो आपको ऑप्शन में भी लिमिट मिल रही थी और फ्यूचर में भी, जो ऑलरेडी लेवरेज्ड है, लेवरेज के ऊपर भी लेवरेज। हाँ। तो फिर 2007 के बाद आपको लगता है कि फिर ऐसा हुआ कि ये सारे बहुत बड़े रीजंस थे, उसके बाद मार्केट बहुत नीचे गई इंडिया में भी और बहुत लोगों का नुकसान? 2007 में जो मंदी आई थी उसका तो अलग रीजन था। उसके बाद मार्केट में 2010 के बाद थोड़े वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज हुए थे। मतलब 2007 और 10 के बीच की मार्केट हमारी बड़ी बेकार रही है। ओके। तो बहुत सारे ऐसे शेयर है हमने देखा जो इस टाइम पे लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रेकआउट्स आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2007 का लेवल भी अभी तक उनमें नहीं है, 2026 तक, 25 तक। आप किन स्टॉकों की बात कर रहे हो? तो जैसे कुछ रियल एस्टेट की कंपनीज हो गई, कुछ बैंक्स हैं, PSU वगैरह के। क्या होता है कि जब कोई भी बुल रन आता है तो उसमें नए स्टॉक चलते हैं, और उसमें कुछ ऐसी कंपनियां भी होती है जब बुल रन आता है तो घोड़े गधे सब चलते हैं।
तो मैक्सिमम क्या होता है, जितना भी रिटेलर है वो 20 रुपए का शेयर, 22 रुपए का शेयर, 50, इन पे बहुत दाव लगाता है। तो क्या होता है, वो कभी कभी चलते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके फंडामेंटल इतने अच्छे हो। जिन कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे नहीं होते वो केवल बुल रन में चलते हैं, उसके बाद वो कभी नहीं चलते। तो देखिए, मैं तो सारे क्वेश्चंस आज रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स से लेकर के आया हूँ। एक बहुत मतलब सब हर इंसान जिस पे अगर आप देखोगे, कोई भी लीडर है, बिजनेसमैन है जो हमारी इंडस्ट्री का है, वो कह रहा है कि आप म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड करो, 20 साल का व्यू रखो, 25 साल के लिए करो, ऐसे काम करो, और ब्लू चिप्स वगैरह के लिए काम करो, सेफ। तो क्या ब्लू चिप सही में इतना सेफ है कि हम आग बंद करके उनमें पैसा लगा सकते? देखिए, आप ये तो केवल आप 4-5 कंपनियों को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कि ब्लू चिप बिल्कुल ही सेफ है। जो ब्लू चिप है या स्मॉल कैप है या मिड कैप है, ये चेंज होते रहते हैं। जो 2007 में लार्ज कैप था, आज वो ब्लू चिप भी सॉरी स्मॉल कैप भी नहीं बचा। जैसे यूनिटेक है, आज वो कोई उसका यूनिटेक कहीं रह ही नहीं गया, पुंज लाइट है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लू चिप कंपनियां चलती रहेगी, वो उनकी फंडामेंटल, उनके क्या उस टाइम वो परफॉर्मेंस करें, इस पर भी डिपेंड करता है। तो आज जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये कंपनी 5 गुना होने वाली है, फ्यूचर है, एआई, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, 2007-8 में ऐसे कौन सी कंपनी थी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आईटी का बुलरन आया, जब आईटी की कंपनी का बुलरन आया तो उस टाइम सैकड़ों कंपनियां थी। उनमें से बची कौन सी? इन्फोसिस, टीसीएस, मैंने ये बची, कोफोर्स। बाकी उस टाइम की सारी आईटी की कंपनियां अधिकतर सब खत्म हो गई, 90% कंपनियां डूब गई है। अब जिस तरह एआई में इनोवेशन आ रहा है, जो इसकी कंपनी आ रही है, इसमें सारी कंपनियां दाव लगा रही है, लेकिन कंपनियां 4-5 स्टैंड करेगी। वो कौन सी होगी, ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। उसी तरह जैसे आप एचडीएफसी बैंक का उदाहरण लेते हो, आप आईसीआई बैंक, एक बार बैंकिंग का बुलरन आया तो पता नहीं कितने बैंक थे, सारे बैंक बंद हो गए। और केवल प्राइवेट बैंक में कुछ ही बैंक बचे। तो ट्रेंड चेंज होता रहता है, और जो ब्लू चिप है, जरूरी नहीं है कल ब्लू चिप रहे, हो सकता है वो लार्ज कैप है, वहां से मिड कैप पे भी आ जाए, या और मिड कैप कब ब्लू चिप हो जाए हम ये भी नहीं कह सकते आप। तो 2020 और रिसर्च से रिलेटेड मेरा सवाल था। 2020 के बाद बहुत लोग आए मार्केट में, मेरे ख्याल से 3 करोड़ लोग थे 2020 तक, 17-18 करोड़ अकाउंट ऐड हो गए हैं, और इतने अकाउंट ऐड हो गए, मेरे ख्याल से कुछ 1200-1300 ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लाइसेंसेज हैं और रिसर्च एनालिस्ट के लाइसेंसेज हैं, ये भी बहुत बढ़ गए। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इतने आ गए, साथ में पीएमएस भी आ गया, लेकिन अब लोग इस टाइम पे खुश नहीं है मार्केट से, अपने रिटर्न से, और नुकसान के बारे में ही ज़्यादा चर्चा हो रही है मार्केट में। ऐसा क्यों? देखिए, आप अभी इन्वेस्टर की बात कर रहे हो, लोगों के पोर्टफोलियो भी मैनेज कर, या ट्रेडर की बात कर रहे हो? दोनों की मैं एक तो ट्रेडर की बात करूंगा और इन्वेस्टर्स जो स्पेसिफिकली स्मॉल कैप मिड कैप वाले हैं। देखिए, जो रिटेलर है, जो ऑप्शन में काम कर रहा है, एक्चुअली वो ऑप्शन को गैम्बलिंग की तरह कर रहा है। वो एक रील देख लेता है कि 50,000 के उसने 2 करोड़ बना लिए। जब 50,000 को 2 करोड़ बनाने के लिए ला रहे हो, 50,000 को एक दिन में डबल लाने के लिए कर रहे हो, तो लॉस होगा ही होगा। लोग ऑप्शन को इस टाइम बिल्कुल एक गैम्बलिंग की तरह कर रहे हैं, वो प्योर पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे। जो ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट है वो एजिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन यदि आपको उसमें ट्रेडिंग भी करनी है तो साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। उसके अलावा आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। दूसरा, सपोज है आपके पास यदि 10 लाख रुपए है तो आपको 10 या 5% की ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन जो आदमी पूरा कैपिटल ऑप्शन में लगा रहा है वो भी गलत है। दूसरा, ऑप्शन में जो भी ट्रेडर है वो कई बार बहुत इजी से पैसा कमा लेता है। उदाहरण के लिए, कोई उसने ऑप्शन बाय किया, बाय लक किया, वो डबल हो गया, 3 गुना हो गया, तो उसे लगता है बहुत इजी से पैसा आ जाता है। वो लक 1 या 2 बार ही काम करता है, तो वो उसी लक को चलते लगा रहता है और वो स्किल पे इतना ध्यान नहीं देता। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी पर अधिकतर लोगों को लगता है जैसे निफ्टी में मूवमेंट आती है, एग्जाम्पल लेते हैं, निफ्टी में जैसे मूवमेंट आती है तो वो देखता है कई बार 10 रुपये वाला ऑप्शन 100 रुपये हो जाता है, सही है, या कॉल या पुट। एक बार उसने लिया, उसने देखा 10 वाला 100 हो गया, वो एक्सपायरी में 10 का ऑप्शन लेता है, जीरो करता रहता है। वो 10 में से एक बार होगा उसका, 10 में से 1 या 2 बार होगा, लेकिन वो 20 बार जीरो कर लेगा। तो ऑप्शन में काम करने के लिए इसकी रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी बहुत डिपेंड करती है। अब लेकिन अगर मैं मान लीजिए कॉलेज से आया, मेरे तो बड़े ड्रीम्स हैं और मेरे पास 40-50 हज़ार रुपए हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं स्टॉक मार्केट से उसे 2 करोड़ कर पाऊँ? नहीं है पॉसिबल, नहीं है। 0.110% पॉइंट लगा के आप कहीं जीरो लगा तो तब चांस है। अब मैं कह रहा हूँ चलिए मैं 0.0000011 चांस लेना चाहता हूँ, अगर इतना % चांस लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऑप्शंस के थ्रू जाऊँ
या मैं इन्वेस्टमेंट पे ये कोई क्वेश्चन ही नहीं, इसमें मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं, ये अननेसेसरी। यदि मैं यहाँ बोलूँ 0.001 है तो कहीं ऊँचे युवा देख के उसमें ही आना चाहेगा, वो ही गलत है। आए कामयाब एक होगा, बर्बाद लाखों हो जाएंगे। तो इंडिया में बात करते हैं, जैसे लोगों के आइडल्स चाहे झुनझुनवाला जी थे या फिर और भी बड़े बड़े रहे हैं लोग, राकेश तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया या इन्होंने ट्रेडिंग की है या खाली इन्वेस्टमेंट किया है? यदि राकेश झुनझुनवाला जी बहुत ही माननीय, उन्होंने अपनी गलतियों में भी बताया कि उन्होंने ट्रेडिंग में, जब वो छोटे छोटे ट्रेडिंग करते थे, उन्होंने पैसा गवाया है। उनके अपने इंटरव्यू में नहीं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट से ही पैसा कमाया है। अब आप रामदेव जी है जो मोतीलाल के संस्थापक हैं, कभी आप उनका इंटरव्यू देखिए, उन्हें ट्रेडिंग पसंद ही नहीं है। वो कहते हैं ये क्या चार्ट है, वो क्या चार्ट है, मैं तो इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ। सही है। कोई भी बड़े इन्वेस्टर है, आपको कोई ऐसा नाम याद है जिसने ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमाया हो, बहुत बड़ा पैसा कमाया? बस मैं नाम जानना चाहता हूँ। ज्यादातर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट वाले हैं जो, और इन्वेस्टमेंट का ही नाम लेते हैं। नहीं, कोई है ट्रेडिंग वाला? कुछ ट्रेड्स के बारे में हमें पता है, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में नहीं पता जिन्होंने पूरा मोटा अपना पूरा वेल्थ ट्रेडिंग से बनाया हो। तो पैसा इन्वेस्टिंग से ही बनता है। ट्रेडिंग से पैसिव इनकम हो सकती है, वेल्थ नहीं बन सकती। वेल्थ हमेशा इन्वेस्टमेंट से ही बनती है। ओके तो एक रिसर्च एनालिस्ट को लेकर के मेरा सवाल है, क्योंकि आप खुद फाउंडर हैं स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के, रिसर्च एनालिस्ट हैं, सेबी रिसर्च हैं, प्लेटफॉर्म है, हज़ारों लोग हैं आपके पास। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे मेरा स्टार्टिंग में सवाल था, मैं उस पर याद करूँगा कि लोग के पास जितनी ज़्यादा आप सुविधाएं हैं, रिसर्च एनालिस्ट फ़ोन पे हैं, इतने सारे हैं, इतनी एनालिसिस फ्री में मिल रही है, फिर 90% लोग लॉस कर दे रहे हैं ऑप्शंस में, इक्विटी में भी 60-70% लॉस कर दे रहे हैं जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं। क्या आपको लगता है क्या रीज़न है यहाँ पे? नहीं, आप रिसर्च एनालिस्ट को लेकर पूछ रहे हो या रिटेलर को लेकर पूछ रहे हो? ये रिटेलर और रिसर्च एनालिस्ट, पहले आप रिटेलर के हिसाब से आंसर दीजिए। देखिए, जो रिटेलर है, रिटेलर में ना एक थोड़ी सी कमी है। वो जैसे सपोज है ट्रेडिंग करने आ रहा है, तो वो एक सपने से सोच के आ रहा है। स्टॉक मार्केट मैथमेटिक नहीं है। जैसे सपोज है वो मार्केट का देख लेता है कि एक साल में इतने 20% का रिटर्न देगा, तो वो सपने सोच रहा है हर साल 20% रिटर्न देगा। पॉसिबल ही नहीं है। स्टॉक मार्केट एक साल में 100% रिटर्न भी दे सकता है, कोई स्टॉक 400% भी दे सकता है, और वो ही आने वाला स्टॉक हो सकता है 10 साल तक कोई रिटर्न ना दे। ये मैथमेटिकल नहीं है। तो आपको मैथमेटिक्स की तरह नहीं सोचना है यहाँ। और जो रिटेलर आ रहा है वो थोड़ा सा ग्रीडी है। ग्रीडी क्या है कि अधिकतर रिटेलर है ना, जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, उनके पास कमाते 95% लोग अपनी मनी लूज अनरजिस्टर्ड के साथ ही कर लेते हैं। उसके पीछे भी कई रीजन है। जैसे एक रिटेलर आता है, वो है ना ये कहता है कि मैं आपको एडवांस में फीस क्यों दूँ, मुझे तो वो फ्री में काम करवा रहा है। क्या फ्री में कोई सर्विस मिलती है? दूसरा, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो कहता है वो तो प्रॉफिट का वो गारंटी ले रहा है, आप तो कोई गारंटी भी नहीं ले रहे। तो जब सेबी या कोई भी स्टॉक मार्केट की जो नॉर्म्स है, हम गारंटी नहीं ले सकते और देनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो रिटेलर है ना, जो गारंटी दे रहा है वो उस पर जा रहा है, और जो बेचारा गारंटी नहीं दे रहा, जो सेबी के नॉर्म्स उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंट है, ये थोड़ा सा टफ है, इसमें आपको सोच समझ के लगाना चाहिए, वो उस पर नहीं आ रहा। तो रिटेलर मैक्सिमम जो उसकी ग्रीड है उसके कारण बहुत लॉस कर रहा है। जो रिसर्च, आप ये नहीं बोल सकते रिसर्च एनालिस्ट मैक्सिमम सब बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 2-3% को छोड़ के मैक्सिमम सब ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन जो रिटेलर की आशाएं होती है, वो 50,000 लाया, वो 50,000 से आज ही सोचता है ऑप्शन वाला कि मैं इसके 2 लाख बना लूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार मेरे को एक रिटेलर का फ़ोन आया कि मेरे 50,000 है, मैं डेली के 10,000 रुपये बनाता हूँ, आप कितना बना के दोगे? क्या 50,000 से 30,000 रुपये के डेली के बना के दे सकते हो? मैंने अपने मना किया, कह आपको नॉलेज ही नहीं है, मैं बना लेता हूँ। यदि 50,000 से डेली के 10,000 रुपये बनाए जा सकते हैं, एक साल में वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, वो 100 करोड़ हो जाते हैं। यदि डेली का आप बना रहे हो, मल्टीपल कर रहे हो, तो कहने का ना वो जो सपने देख के आ रहा है ना, वो गलत है। तो अगर मान लीजिए रिटेल जैसा है वैसे कर रहा है काम, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ रिसोर्सेज भी पढ़ रहे हैं, एल्गो वगैरह में भी काम कर रहे हैं, मार्केट में क्या कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हो सकते हैं जिसकी वजह से रिटेल को फ़ायदा हो? देखो, रिटेल अल्को से फ़ायदा होगा। दूसरा, जो रिटेलर है, रिटेलर को थोड़े से अपने सेटअप बनाने पड़ेगा, जिस सेटअप पे काम करना है।
और आज की डेट में ना छोटी सी कमी रिटेलर कर रहा है जो वो दूर कर सकता है। जैसे वो ना छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे एसएल लेता है, वो थोड़े टारगेट को भी नंबर करे, थोड़े एसएल भी नंबर करे, या थोड़ा अपना गोल बड़ा करे, तो उससे ना उसकी ट्रेड कम होगी लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आज की डेट में क्या है, जब डिजिटल हो गया ना तो मैक्सिमम साइकोलॉजिकल बड़े वीक हो चुके हैं। जैसे सपोज आपने कोई चीज़ ऑप्शन बाय किया या कोई स्टॉक बाय किया, वो यदि थोड़ा सा भी नीचे आ गया तो वो डरने लगता है, वो अपना उसका सेटअप पे फैलने वो पहले निकल जाता है। तो ये भी बहुत लॉजिक है, साइकोलॉजिकल उन्हें बड़ा मजबूत होना पड़ेगा। रिटेल के लिए आज पैसा कमाना इजी है, 2026 में, 2007 में इजी था? 2007 में इजी था जो स्किल थे। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? क्योंकि उस टाइम स्किल लोग कम था, आज स्किल लोग जाते हैं। आज कंपटीशन ज़्यादा है, उस टाइम कंपटीशन कम था। मार्केट भी उस टाइम पे बेटर थी या अभी ज़्यादा बेटर है? मार्केट अब ज़्यादा बेटर है। कैसे? उस टाइम हमें डाटा पता नहीं लगता था, हमें कंपनी के बारे में रिसर्च करना मुश्किल थी, रिसर्च एनालिस्ट नहीं थे। जैसे आपने वो क्वेश्चन बोला, जैसे हमारा स्टॉक बॉक्स का प्लेटफॉर्म है, उसमें एक भी कंपनी की सारी हमने एआई बना रखी, वहीं आपको उसका डाटा मिल जाएगा। उसके अलावा मनी कंट्रोल है, हमारी जैसे कई हैं जो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ फ्री में सब कुछ मिल जाता है। उस टाइम ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी, तो मार्केट अब ज़्यादा अच्छा है। अब बहुत ट्रांसपेरेंट है चीज़ें ना, और बहुत लोगों के पास डाटा अवेलेबल है, साइट अवेलेबल है, रिसोर्स अवेलेबल है। तो पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो अब एडवांटेज है लोगों के पास, आपका मानना? अब लोगों पे स्किल है। अब पहले लोग चार्ट नहीं जानते थे, अब स्किल वगैरह लोगों पे अच्छी है। आप अपने अनुभव से बताइए, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही है, अगर आप उसे सुधार सकें पिछले 15-20 सालों में? 2020 की जब मंदी आई थी, मैंने कम पैसा लगाया, वो टाइम में ज़्यादा लगा देता था। ओके। और आज अगर आप टिप देना चाहेंगे किसी भी इंसान को जो शुरुआत कर रहा है, डर रहा है इस वक्त, लेकिन वो शुरुआत करेगा? देखिए, यदि इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए ऑल टाइम राइट होता है, लेकिन उसका एक रूल होता है, कभी भी आपको एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है। बस सिंपल सा रूल है। और यदि आप ये वेट करते रहो कि मार्केट टूटेगी, मार्केट बढ़ी हुई है, ना मार्केट कभी आपके लिए टूटेगी ना वो बढ़ी हुई होती है। बस आपको डिसीजन लेना होता है और आपको स्टॉक पिक करने होते हैं। और यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग के लिए तो या तेजी मंदी कुछ सही नहीं हो, ट्रेडिंग के लिए तो अलग ही सेटअप है, वो कभी भी स्टार्ट कर सकता है। अब ये तो इन्वेस्टमेंट और इसकी बात हो गई, लेकिन आईपीओ बहुत ज़्यादा चर्चित है और आईपीओ में लोग पैसा कमा भी रहे हैं, लोग लोन लेकर के भी पैसा डाल रहे हैं, बैंक सब लोन भी दे रहे हैं आईपीओ के लिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ लोग ना ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ आईपीओ में पैसा लगाते हैं। तो आईपीओ में यदि टेक्निकली देखा जाए, आईपीओ में जो पैसा लगा सकते हो आप, लेकिन केवल लिस्टिंग रैंक के लिए लगाना चाहिए, मेरा मानना है। और यदि लिस्टिंग पे ना हो तो उसी दिन काट देना चाहिए, बस, चाहे वो नीचे खुले या ऊपर खुले। तो अगर आपके पास कैपिटल है और आईपीओज हैं अच्छे, तो आपको ट्राई करना चाहिए, आपका ये कहना है, आईपीओज में भी। लेकिन यदि वो नीचे खुल रहा है, आपको वेट नहीं करना चाहिए फ्यूचर का, क्योंकि आपने कोई भी आईपीओ अप्लाई किया, आप उसे पहले दिन ही सेल आउट कर दो, फिर आप उसके 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट दे दो, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करो। अब निफ्टी यहाँ पे बड़ी वॉलेटाइल चल रही है और एक रेंज में ही है, लेकिन वॉलेटाइल भी। अगर आप देखोगे, ना लाइफ हाई जा रहा है यहाँ से, ना तो लो ही ब्रेक हो रहा है 52 वीक का। यहाँ से पहले 30,000 देखने को मिल सकता है या पहले 20,000 देखने को मिल सकता है? ये ना जवाब बड़ा टफ है कि पहले 30,000 या 20,000, सही है ना। लेकिन मेरा मानना यह है, आपको निफ्टी देखनी नहीं है, आप स्टॉक करो, कहीं स्टॉक बहुत अच्छा है, आप स्टॉक स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट करो। और पहले 30,000 हो गया, 20,000 होगा, इसमें यदि 20,000 हो जाएगा, क्या आप 20,000 पे स्टॉक ले पाओगे? तब भी नहीं ले पाओगे। यदि 20,000 आएगी, आपको लगेगा 15,000 आएगी, आपको टारगेट निफ्टी के 15,000 मिल जाएंगे। आपको अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर लेना चाहिए, आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए कि निफ्टी पहले 30,000 जाएगी या 20,000 आएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करो, और इस पे निफ्टी पहले 30,000 होगी या 20,000 होगी, इस पे दिमाग लगाने के बजाय आप अपना जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो उस पर दिमाग लगाओ। तो मार्केट में ना हमेशा मैंने देखा है, लोग ना इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करो, ये करो, कभी कोई ये नहीं बोलता कि इस टाइम में इन्वेस्ट मत करो। अब एफआईज लगातार पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, रुपया भी गिर रहा है, उसी का यहाँ पे है। और ईरान, यूएस, इजराइल, कुछ ना कुछ चलता रहता है, रशिया, यूक्रेन। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा भी टाइम है कि इन्वेस्टमेंट मत करो? ये कभी कोई बोलता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट मत करो इस टाइम पे। 2014 से अब तक कोई साल ऐसा नहीं गया जिसमें प्रॉब्लम ना हो, कोई भी साल ऐसा नहीं। कभी ग्रीस दिवालिया हो गया, कभी यूक्रेन का युद्ध हो गया, कभी इंडिया पाकिस्तान का हो गया, कभी क्रूड महंगा हो गया। तो आपको कभी सही टाइम तो मिलेगा ही नहीं, यही टाइम सही है इन्वेस्टमेंट करने का। मैं बार बार एक चीज़ बोलो, कभी भी आपको एक बकेट में पैसे नहीं डालने और एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये सिंपल सा रूल है।
अब जैसे सपोज आपका क्वेश्चन है कि निफ्टी पहले 30,000 जाएगी या 20,000, मैं इसका आंसर देता हूँ। मेरे पे 10 लाख रुपीज़ है, मैंने 5 लाख, मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया, 5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और अपना टारगेट बना लिया, यदि 20,000 आएगी तो मैं अपने 5 लाख और इन्वेस्टमेंट कर दूँगा या 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। अब निफ्टी 20,000 नहीं, आगे 30,000 आगे, मेरा 5 लाख का तो हो गया ना, 10 लाख में भेज दूँगा, क्या गया मेरा। तो आप ये कह रहे हो कि सारा पैसा एक बार में लगाओ मत, और ये सोचो मत कि सही टाइम है या नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लगाते रहो। या इंस्टॉलमेंट में लगाओ, अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ, फंडामेंटल देख के लगाओ और उनका मैनेजमेंट देख के लगाओ पैसा। और जो ट्रेडिंग के स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट के स्टॉक है, उन दोनों में डिफरेंट रखो। जो ट्रेडिंग वाला है उसे ट्रेडिंग के तरह यूज करो, और जो इन्वेस्टमेंट वाला है उसे इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करो। तो मान लीजिए आप बोल रहे हो ठीक है मैं खुद करना चाहता हूँ, अगर ये सब मुझे खुद से करना है स्टार्ट, तो क्या मिनिमम बेसिक चीज़ें होनी चाहिए मेरे पास कि मैं सक्सेसफुली ये सब चीज़ें कर पाऊंगा, आपको लगता है? आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हो, आप किसी एडवाइजर के थ्रू भी जा सकते हो, अपने रिसर्च से भी जा सकते हो। और आज की डेट में और अगर मुझे खुद रिसर्च शुरू करना है तो क्या चीज़ें होनी चाहिए मिनिमम, आपको लगता है कि ये चीज़ें होंगी तो मैं सही खुद कर पाऊंगा? आप कुछ मत करो, आप जो चीज़ यूज करते हो आप उनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर डाल दो, और आपको लगता है कि ये मैं और ज़्यादा यूज करूँगा। तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, सबसे ज़्यादा क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, उन कंपनीज में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ और लॉन्ग टर्म में। जैसे एग्जांपल, आप कौन सी गाड़ी यूज़ करते हो? आप मारुति की गाड़ी यूज़ करते हो, महिंद्रा की यूज़ करते हो, आप कौन सी बाइक यूज़ करते हो? तो आपका बैंक अकाउंट यदि HDFC में IC, आप अपने आसपास अराउंड देख के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें ज़्यादा, बस उसमें आपको बस ये देखना है ऑनलाइन उनमें से टॉप की कंपनी कौन सी है, बस। अच्छा, लोग इस टाइम पे MTF बहुत यूज़ कर रहे हैं, जीरोधा भी लेकर के आया, आई थिंक 5-6 लाख करोड़ ऑलरेडी शेयर्स जो हैं वो MTF से बाय कर चुके हैं लोग। तो आपको लगता है कि इससे कोई बड़ा रिस्क है मार्केट में लोगों के लिए? मेरा अपना भी होता है, MTF पे काम नहीं करना चाहिए। आप नहीं रेकमेंड करोगे अपने क्लाइंट्स को? नहीं। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने कोई स्टॉक उठाया, आप पे 10 लाख रुपए, आपने 40 लाख का स्टॉक उठा लिया, मार्केट में थोड़ा सा भी 20-30% का करेक्शन आया, आप पे फंडामेंटल कंपनी, जब करेक्शन आता है ना तो करेक्शन नीचे सबको ले जाता है। जो फंडामेंटल कंपनी होती है वो जल्दी रिकवर कर लेती है, और जो बेकार, जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं होते ना, रिकवर करने में टाइम लगता है, वो रिकवर नहीं होती। आप पे फंडामेंटल कंपनियां भी पड़ी हुई है, वो भी 30-40% नीचे आ गई, आपने MTF यूज़ किया, आप तो पोजीशन कट जाएगी आपका, तो आपके लिए तो बेकार हो गया ना। MTF, यदि आप MTF कर रहे हो तो आपको मोटा मोटा 12% तो इंटरेस्ट पड़ता है। आप एक समझो कि आपको, यदि आपने 5 साल में पैसा डबल भी कर लिया, एग्जाम्पल के लिए, तो आपके पास आया कितना, 60% तो आपने उसमें दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। उससे बढ़िया यदि आप FD में भी रखते तब भी कमा लेते हैं। तो MTF के आप अगेंस्ट हो कि MTF में काम नहीं करना है? मैं अगेंस्ट हूं। अच्छा, MTF आप ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो, जो आप स्विंग ट्रेड करते हो उनमें यूज़ कर सकते हो, जिनमें आपको पता है कि मुझे 5% का गेन करना है और 5% का एसएल लेना है, या 5% का एसएल लेना है, 20% का प्रॉफिट करना है। इन्वेस्टमेंट में MTF यूज नहीं करनी चाहिए। ट्रेड, आप जो स्विंग ट्रेड करते हो, इंटरडे करते हो, या आपका न चलिए 15-20 दिन या 1 महीने, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब आपको एक चीज़ और सोचनी होगी, जो आपको 10 लाख पे 2 लाख का लॉस होना था वो 8 लाख का हो जाएगा, जैसे सपोज है, और जो प्रॉफिट 2 लाख का होना था वो 8 लाख, तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बढ़ जाएगा। अब MTF के से ही मैं अगर प्लेज के बारे में पूछूं आपसे, अगर मैं प्लेज करके MTF की है ना, अगर मैं म्यूचुअल फंड है फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारा, ठीक है, मतलब ये तो आपने कैश मार्केट की बात की, क्या मुझे प्लेज करके ऑप्शंस और फ्यूचर्स में आना चाहिए अगर मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में? नहीं आना चाहिए। ओके। और अगर मैं करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या मेरा कैपिटल रेंज होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? अगर मुझे 40-50 साल से शुरुआत करो, उससे आप शुरुआत कर सकते हो। ओके। अब रिसर्च एनालिस्ट को लेकर के बड़े सवाल आ रहे हैं मार्केट में, लोग ना बहुत रिसर्च एनालिस्ट को घेरे में लेते हैं। मैंने तो कई लोगों से बात की, उनके लॉसेज हुए हैं, उन्होंने कहा हमारी भी गलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है कि रिसर्च एनालिस्ट जो है सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे हैं, या कुछ लोग प्रॉफिट शेयरिंग भी कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है मार्केट में ऐसा हो रहा है? नहीं, रिसर्च एनालिस्ट प्रॉफिट सेलिंग नहीं करता है। अब एक्चुअली कुछ लोगों का कहना है रिसर्च एनालिस्ट सही, अब एक रिसर्च एनालिस्ट ने कोई खोलती, उसने एसएल और टारगेट आपको बता दिया, अब आप उसमें पूरा कैपिटल लगा दे रहे हो, तो वो भी गलत है ना। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा।
तो आपको नहीं Research- लगता कि कोई रिसर्च एनालिस्ट ऐसा होगा जो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है हमारी नॉलेज या जो अनएथिकल चीजें कर रहा होगा? मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता या है। जैसे ट्रेड दे दिया बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से, उसके बाद गलत हो गया तो रिप्लाई करना बंद कर दिया, ये सब चीजें नहीं मैंने करेगा? आपको बताया ना, मैक्सिमम रिसर्च एनालिस्ट ऐसा नहीं करते हैं। आपने ट्रेड दिया, मैक्सिमम कई बार होता है, आपको हमें भी कॉन्फिडेंस होता है मार्केट में कोई न्यूज आ गई, सडनली वो नीचे चला गया, तो प्योपर एक रिसर्च एनालिस्ट एसएल वगैरह देता है और इन्वेस्टमेंट का भी अलग होता है। मैक्सिमम रिसर्च एनालिस्ट सही काम कर रहे हैं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में ये भी फ्रॉड चला है कि जो रिसर्च एनालिस्ट के नाम से बहुत गलत काम हो रहे हैं, उस रिसर्च एनालिस्ट को ही नहीं पता होता है। जैसे हमारे नाम से 2-3 से टेलीग्राम फैक्ट चैनल बने हुए थे, हमने उनकी रिपोर्ट कराई, तो ये भी मार्केट में बहुत चल रहा है। तो काफी सारे रिसर्च एनालिस्ट जो बोल रहे हैं वो हैं रजिस्टर्ड, वो है ही नहीं, नहीं किसी और का लोगो यूज कर रहे हैं, किसी और का। रजिस्टर है, लेकिन उसके फेक चैनल बने हुए हैं, उन्हें ही नहीं पता कि मेरा फेक चैनल बना हुआ है। अच्छा, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं ना, वो कहते हैं वो ना सिंपल न्यूज़ के बेसिस पे काम करता है। जैसे न्यूज़ आई पॉजिटिव, ये न्यूज़ क्या कौन से सेक्टर के लिए अच्छा है, क्या है, तो लॉन्ग टर्म काम हो सकता है इसमें? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो न्यूज़ होती है उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे पहले आ चुका होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो आपको लगता है न्यूज़ देख करके तो काम करना बिल्कुल बेकार? न्यूज़ देख के रिजल्ट पे काम करना सुसाइड करना है। ट्रेडिंग उन पे पहले इम्पैक्ट आ चुका होता है। अब थोड़ा ब्लू चिप के बारे में बात करते हैं, ब्लू चिप कंपनीज का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब एज अ सेफ कंपनी उसे लोग पिच भी कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप इसमें आग बंद करके आप पैसा लगाओ, SIP करते रहो, ब्लू चिप में लो। तो क्या ऐसा केस आपको पता है जहाँ ब्लू चिप ने ही बिल्कुल धोखा दे दिया, या ब्लू चिप भी? देखिए, यदि है ना ब्लू चिप है, ब्लू चिप कंपनियां हैं, अब ब्लू चिप में भी है ना कुछ कंपनियां का बिजनेस मॉड्यूल बिल्कुल बेकार हो जाता है, सही है ना। आप यदि SIP कर रहे हो ना, तो आपको स्टॉक में नहीं करनी चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो स्टॉक्स में SIP नहीं करनी है? एक्चुअली कुछ 10-15 स्टॉक है जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक रिटेलर इतनी जल्दी, जो एक फंड मैनेजर या रिसर्च एनालिस्ट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि मुझे लगा ना कि ये कंपनी बेकार हो रही है, तो वो सेल करने में टाइम नहीं लगाता। लेकिन एक जो रिटेलर होता है वो उससे प्यार कर लेता है। तो रिटेलर कभी भी अपना स्टॉक 50% के लॉस पे नहीं काट पाएगा, लेकिन फंड मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टर एडवाइजर, वो तुरंत उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से हटा देगा, या PMS वाला। ऐसा कभी हुआ है आपको लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जो रिसर्च है वो सारी बेकार जा रही है, मार्केट ऐसा है, ऐसे कोई सिचुएशंस रहे मार्केट में? कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम। लेकिन उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको व्यू चेंज करना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल कंपनी में लगाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं देखना पड़ेगा, बस 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। और जो सबसे बेकार टाइम होता है, जहाँ रिसर्च काम नहीं कर रही, जहाँ जो भी आप स्टॉक ले रहे हो नीचे जाओ, वो ही इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया टाइम होता है। जहाँ सब जगह आ जाए अपना माल बेच दो, स्टॉक मार्केट बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं होना, वो ही सबसे बेस्ट टाइम है। और सबसे बुरा टाइम वो होता है जब आपको सब कुछ अच्छा लगने लगे कि यार ईरान का भी युद्ध बंद हो गया, ग्लोबल टेंशन खत्म हो चुकी है, ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया टाइम है, वही सबसे बेकार टाइम होता है। तो जब आपको लगता है कि सबसे बेकार टाइम है, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आपको ये लगता है जहाँ रिसर्च काम नहीं कर रही है? जहाँ भी देखिए, आपको मार्केट में सिंपल रूल अपनाना चाहिए, बहुत सिंपल है। फियर को बाय करो, ग्रीडी को बेच दो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जब आपके आसपास के, जैसे अभी आपने एक मुझसे स्मॉल कैप पे क्वेश्चन पूछा था, आज से 1 साल पहले हमारे कुछ पोर्टफोलियो है, हम स्मॉल कैप को बहुत प्रेफर करते थे और हमने बहुत अच्छा लोगों का पैसा बनवाया। 1 साल पहले हमने सारे स्मॉल कैप पे काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, हम लार्ज कैप पे आ गए, हमें लार्ज कैप सस्ते लग रहे थे। अब ये तो हमारा डिसीजन था, लेकिन मैक्सिमम वो डिसीजन हमने लिया। कोई भी आ रहा है वो कह रहा मैंने ये स्टॉक लिया, ये बहुत चल गया, सब आपके आसपास के सभी रिटेलर जो जानने वाला है, जो कभी स्टॉक मार्केट को, यार स्टॉक मार्केट में मैंने ये स्टॉक लिया, वो बहुत डबल हो गया, ये सब इस तरह होने लग जाए, तो वो ही सबसे टाइम होता है आप अपने स्टॉक को बेच के कैश में बैठ जाओ। जो आपने एक चीज़ बोली थी ना, कैश में बैठना, वो टाइम सबसे बढ़िया होता है, या अपने पोर्टफोलियो को हल्का कर देना। अब यहाँ पे लेट्स से अगर मैं अब बोल रहा हूँ कैश में मुझे बैठना है फॉर एग्जांपल, या जैसे एक बहुत सिंपल सी फंडा होता है, लोग बोलते हैं कि आप FD कर दो या RD कर दो। क्या मतलब तरीका है आपको लगता है कि क्या मुझे FD कर देना चाहिए, RD कर देना चाहिए, या कैश ऐसे ही रखे रहूँ, मैं अपने डीमैट में छोड़ दूँ पैसे? क्या आपको क्या सूटेबल? आप है ना कभी भी पूरे मार्केट से आउट नहीं हो सकते। यदि आप पूरे मार्केट से आउट हो गए ना, तो वो आपके लिए हमेशा बेकार हो जाए, क्योंकि जब मार्केट से आप आउट हो गए तो आपको मार्केट का, आपको यदि बुक प्रॉफिट करना चाहिए, जब मार्केट लगे कि आपको कैच करना चाहिए, 50% बुक करो और 50% अपना FD में डाल दो बस। और जैसी मार्केट थोड़ी सी क्रैश हो तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो।
ऐसे कुछ सेक्टर्स आपको लगता है कि बहुत ओवर हाइप्ड है, बहुत मार्केटिंग हो रही है उनकी, लेकिन अगले 5 साल में नहीं चलने वाले? एआई में आपको नहीं लगता लोग पैसा कमा पाएंगे? एआई में कंपनियां कौन सी है आपके पास, मुझे बताओ कौन सी कंपनी? इंडिया में तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है बहुत। अब नहीं है ना, एक डाटा सेंटर। तो डेटा सेंटर्स में तो कंपनीज हैं जो काम कर रही है, अडानी ने इन्वेस्ट करने को बोला अब है, उसमें आपको एल ने बोला है। अब आपको जैसे एल है, एल तो मल्टीपल है, एल टी कंग्लोमरेट है ना, एल में कोई दिक्कत नहीं है। जो प्योपर डाटा पे काम कर रही हो, डाटा एनालिस्ट पे काम कर रही हो, उन कंपनियों पे रिसर्च करके उनमें इन्वेस्टमेंट करना, कितनी कंपनियां सर्वाइव कर पाएगी, ये बहुत एग्जाम्पल होता है। तो आपको लगता है ये सबसे ओवर हाइप्ड है, यहाँ से दूर रहना बेटर है? मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो लार्ज कैप कंपनियां उनमें इन्वेस्टमेंट करो, पैसा कम बनेगा लेकिन प्राइम सेफ रहेगी। अच्छा, एक थीसिस चल रही है मार्केट में, अगर बड़ी कंपनीज की बात करें हम, तो जितनी आईटीसी, यूनिलीवर बड़ी एफएमसीजी कंपनी थी ना, अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज था कि ये हर जगह बेच सकते हैं अपना सामान, प्रोडक्ट आप कितना अच्छा बना लो, अगर वो नहीं बेच रहे हैं तो नहीं बिकेगा। कहीं ना कहीं जोमेटो, ब्लिंकिट, ये जो इंस्टामार्ट आ गया, जेप्टो आ गया, आपको लगता है कि अब इनका काम मतलब बहुत सारा मार्केट जो इनके पास ही चला जाएगा, एचयूएल वगैरह? क्यों चला जाएगा? जेप्टो किसका माल बेच रहा है? लेकिन आज अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैंने एक बहुत ही अच्छी चॉकलेट बना दी, अब या तो मैं एक एक दुकान में बिकवाने की कोशिश करूँ, या मैं अगर अभी बोलूंगा ब्लिंकिट को तो ऑल ओवर इंडिया उनके स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा, वो मैं प्रॉफिट शेयरिंग कर लूंगा उनके साथ 50%। लेकिन जब आपको पता ही नहीं ये चॉकलेट है कैसी, तो आप लेकिन मेरे लिए मार्केट करना तो आसान है ना, क्योंकि यूनिलीवर के अगेंस्ट में या तो टीवी पे ऐड करता, कहीं ऐड करता। ब्लिंकिट, और आप देखिए ब्लिंकिट कितने सारे शार्क टैंक के प्रोडक्ट्स हैं जो ब्लिंकिट पे आ रहे हैं। नहीं, ब्लिंकिट में आना एक अलग बात है, उसे लेना एक अलग बात है ना, राइट। लेकिन एक्चुअल हुआ ये उनके लिए थोड़ा सा टफ हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। टफ हुआ कहेंगे टफ है, टफ अभी भी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट पहले इतने प्रोडक्ट्स कहाँ थे। आज अगर मैं एक चॉकलेट लेने जाऊं या छोटी सी कोई रेसिपी वाली चीज है, तो कई लोग बहुत ही छोटे स्केल पे बना करके वहां बेच रहे हैं। लेकिन एक्चुअल और ये जितनी भी बड़ी कंपनियां, जब छोटा कंपनी वाला एक सक्सेसफुल हो जाता है, उसे एक्वायर कर लेते हैं, तो वो प्रोडक्ट इन्हीं का बन जाता है। तो प्रोडक्ट बनाना और कंपनी बनाना अलग है आपके हिसाब से? ये प्रोडक्ट बना रहे हैं जिन्हें बाद में एक्वायर कर लेती हैं बड़ी कंपनीज, वो कंपनीज नहीं है, वो प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ तक मेरे सवाल थे, बहुत सारे सवाल मेरे पास रिटेल इन्वेस्टर्स से आए हैं, ट्रेडर्स से आए हैं, जिन्होंने ऑप्शन की सारी सर्विसेज यूज कर ली है मार्केट में। ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे जो सारे रिसर्च एनालिस्ट के पास जाके आ गए हैं, उन्होंने फ्रॉड वालों के साथ भी काम कर लिया, उनके पैसे बराबर ही गए हैं हर जगह? देखिए, रीजन है, यदि सपोज है किसी रिटेलर को 10 या 15 लाख का लॉस हो गया, अब वो 1 लाख लेके आ रहा है कि ये लॉस कवर कर लो, तो वो लॉस कवर हो ही नहीं सकता, उसे होने में टाइम लगेगा। दूसरा, मैंने आपको बार बार बोला, ऑप्शन में काम करने के लिए साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। जिस दिन आदमी अपनी साइकोलॉजी पे काम कर लेगा, उस दिन वो पैसा कमा लेगा। टेक्निकल के साथ साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। देखिए ठीक है, साइकोलॉजी मैटर करती है, लेकिन उनका पॉइंट क्या सही नहीं है? मैं अगर स्टॉक बॉक्स के पास ही आ रहा हूँ आज, आप तो अपने बारे में अच्छी चीज़ें ही बोलोगे। अब ना मैं आपसे ट्रायल ले सकता हूँ कि मुझे अब बताओ 15 दिन फ्री में करवाओ काम, या 20 दिन कि मैं देखूँ, या 3-4 दिन ही देखूँ एटलीस्ट। ना आप मुझे परफॉर्मेंस रिपोर्ट बता रहे हो, ना बोल रहे हो कि कोई गारंटी जैसे कोई भी चीज़ है, और मैं प्रॉफिट कमाऊँ या ना कमाऊँ, आपको फीस जानी है। तो ऐसे केस में कैसे मैं कर सकता हूँ? ऐसा तो नहीं, यदि क्लाइंट बिल्कुल अन्याय है। नहीं, यदि क्लाइंट हमसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगता है, हम वैसे नहीं दिखाते, लेकिन क्लाइंट मांगता है तो हम दिखा देते हैं, यदि क्लाइंट ने मांगी है, सही ना। लेकिन क्लाइंट उसमें कई बार देख के ये कहता है कि आपके तो SLV लग रहे हैं, सही ना। हम पास्ट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, लेकिन उनके आगे की गारंटी नहीं ले सकते। अब यदि आप किसी डॉक्टर पे गए हो, वो अपना बेस्ट सर्विस देगा, लेकिन आप बिल्कुल सही हो जाओगे, उसकी गारंटी नहीं दे सकता। इसका सिंपल है, आपको जब आप किसी डॉक्टर पे जाते हो तो आपको उस पर बिलीव करना पड़ता है। इसी तरह आप जब किसी रिसर्च एनालिस्ट पे जा रहे हो तो आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा। तो क्या किस बेसिस पे मुझे चूज करना चाहिए कि मुझे स्टॉक बॉक्स है या कोई भी दूसरा रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइजर है, मैं कैसे चूज करूँ एज अ रिटेलर? सिंपल, आप उसका ऐप ना देख के उस कंपनी में जो रिसर्च एनालिस्ट जितने लोग हैं उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, आप ये एक बात चेक कीजिए। दूसरा, आप ये चेक कीजिए कि वो गारंटी सब तो नहीं दे रहे हैं। वैसे गारंटी कोई बोलता नहीं। यदि कोई अपना SLV दिखा रहा है केवल, अब मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ, यदि कोई आपको प्रॉफिट दिखा रहा है तो उसके साथ मत चाहिए। जो आपको SLV दिखा रहा है, लॉस भी हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसके साथ चाहिए, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, फिर अगर मेरे पास टीवी पे पूरे दिन इतना एडवाइस अवेलेबल है, यूट्यूब पे मेरे पास इतने सारे लोग हैं, तो क्या पैसे दे करके, काफ़ी पैसे दे करके रिसर्च एनालिस्ट के पास जाना मतलब सेंसिबल क्यों है आपके हिसाब से? आप बताओ। जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हो, प्रोफेशनल भी होता है, और जो वो अपना आप काम कर रहा है, उन दोनों में अंतर है। यदि आप प्रोफेशनल के साथ काम करोगे तो आपको रिजल्ट भी उसी तरह का मिलेगा।
अच्छा, तो अगर आप रिसर्च एनालिस्ट हैं, स्टॉक बॉक्स ही है अगर, तो आपको नहीं लगता कि आप तो बहुत रिलैक्स रहेंगे, मैं पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, क्योंकि आप मेरे से फीस ऑलरेडी ले चुके हैं, 1 साल की आपने फीस ले ली, पोर्टफोलियो मेरा अभी रेड चल रहा है, मान लीजिए। अब देखो स्मॉल कैप कितने सारे फंड मैनेजर्स हैं जिनको क्या फर्क पड़ रहा होगा, लोगों का 30-40% गिरा हुआ है स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो। नहीं, ये आपका कहना गलत है। फंड मैनेजर को भी असर पड़ता है और यदि पोर्टफोलियो नीचे हमें भी असर पड़ता है। यदि आप पैसा नहीं कमाओगे तो आप रिन्यू नहीं करोगे और आप म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकालोगे। ऐसा नहीं है जो आपका कहना है कि यदि लोगों का पैसा चला गया, यदि लोगों का पोर्टफोलियो रेट चला तो हमें चिंता नहीं, हमें भी चिंता है, लेकिन आपको थोड़ा रिलैक्स लेना पड़ेगा। कई बार टाइम लगता है चीज़ों को ना। तो इस केस में जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे देखना होगा कि एक्सपीरियंस लेट से कितना है, और बाकी चीज़ें आप बोल रहे हो कि मैं देख लूँगा परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल मैंने देख लिया। आप ये देखिए, उसके अलावा आप ये देखिए कि उसके पास एप्लीकेशन है या नहीं है जो वो खोले दे रहा है। यदि सपोज आपको किसी की ईयरली की भी लेनी, आप ईयरली की मत लीजिए, मंथली की लीजिए सर, एक बार यूज़ करके देखिए, उसके बाद आप उसे ईयरली कर लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो एक छोटे ड्यूरेशन से अगर हम स्टार्ट करें किसी के साथ, तो हम उसके साथ काम कर सकते हैं और आगे पता कर सकते हैं। उसके पास एप्लीकेशन है, उसके बाद कम्युनिकेशन के क्या साधन है, क्या मैं उस रिसर्च एनालिस्ट से बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उनकी टीम से, ये आप बात आउट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पैसे को डबल करने आ रहे हो, गैम्बलिंग समझ के आ रहे हो, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, चाहे स्टॉक बॉक्स हो या कोई भी हो। तो फिर आप ये बताइए, ट्रेडिंग के लिए किसके लिए सही है फिर? कौन सा इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, कौन कर सकता है ट्रेडिंग आपके हिसाब से? ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है यदि वो डिसिप्लिन से कर रहा है। तो ट्रेडिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन आपको डिसिप्लिन और स्किल होना चाहिए। और आप एक रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टर एडवाइजर, इनके साथ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो कोई स्पेसिफिक एज है आपको लगता है कि इस एज वाले को नहीं करनी चाहिए और इस एज वाले को करनी चाहिए? ऐसी कोई एज नहीं। ऐसा नहीं लगता आपको कि एज बेस्ड कोई क्राइटेरिया? नहीं, बस मेरा ये लगता है कि जिनकी उम्र 55 साल हो चुकी है, उन्हें 10 या 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उन्हें छोटे के लिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन ट्रेडिंग के लिए कोई उम्र नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, कॉलेज के बच्चों को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, पहले उन्हें जॉब करनी चाहिए, थोड़ा सा अर्न करना चाहिए, उसके बाद उन्हें ट्रेडिंग करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट आपको लगता है कि अब अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है जॉब के लिए? या पहले से अच्छी देता है। स्टॉक बॉक्स के बारे में आप कुछ बताइए, मतलब क्या आपका रीजन रहा कि आप खुद काम कर रहे थे ऑलरेडी इतने साल से, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो आपको फिर स्टॉक बॉक्स शुरू करने की क्या? एक्चुअली हम ब्रोकिंग में काम कर रहे थे, तो हमने देखा कि रिटेलर को बहुत लॉस हो रहा है, रिटेलर अपनी गलतियों से बहुत लॉस कर रहा है, वो लॉस ना हो इसलिए हमने स्टॉक चालू किया। ब्रोकिंग में मतलब कितना टाइम आपने स्पेंड किया ब्रोकिंग में? 15-16 साल। 15-16 साल आपने दिया, तो वहां पे आपने देखा नहीं, ब्रोकर्स भी क्योंकि रिसर्च देते हैं, तो क्या वो इफेक्टिव नहीं है जितने भी? नहीं, इस बारे में मैं अभी उनके रिसर्च के बारे में बात नहीं करूँगा। मैंने जो रिटेलर अपना आप गलती करते हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा कि जहाँ वहाँ मैं देखता था रिटेलर बहुत गलतियाँ कर रहा है, लोगों के पास अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, दूरी कम करने के लिए, एक अच्छा रिसर्च का प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने चालू किया। उस टाइम इंडिया में रिसर्च की कंपनियां भी कम थी, और अभी भी इंडिया में लगभग 15 करोड़ डीमेट अकाउंट है, केवल 1000-1200 रिसर्च एनालिस्ट है, और उनमें भी 20-25 ही कंपनियां हैं, तो जो एक पॉपुलेशन पे बहुत कम है। दूसरा एक चीज़ और है रिटेलर के बारे में जो मैं कहना चाहूँगा, रिटेलर फर्स्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट पे नहीं आता है। वो सबसे पहले 90% ट्रेडर जो होते हैं वो पहले अनरजिस्टर्ड के पास जाते हैं, वहाँ लॉस करके आते हैं, फिर वो उस लॉस को कवर करना चाहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो उससे भी अनसर्टिफाई हो जाते हैं। जैसे सपोज है वो कोई एक रिटेलर किया, मैं कहीं की स्टोरी बताऊँ, वो 30-40 लाख का लॉस करके आते हैं, फिर लाख रुपया आके रिसर्च एनालिस्ट की सर्विस लेते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं इससे 30-40 लाख रुपया रिकवर करूँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं एक ट्रेडर हूँ आज फॉर एग्जांपल, अब मैंने सोचा कि चलो मैं खुद सीखता हूँ एक बार कैसे काम करना है मुझे। अब मैंने देखे बहुत सारे कोर्सेज हैं, हज़ारों कोर्सेज हैं इस टाइम पे, हर इंसान एक कोर्स दे रहा है, हर एक यूट्यूबर भी कोर्स दे रहा है, और टेक्निकल है, इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल, ग्रोथ, वैल्यू इन्वेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें। आपके हिसाब से सबसे एक इंपॉर्टेंट स्किल, मुझे एक ही चीज़ सीखनी है सिर्फ, अगर पहले सबसे, तो क्या होनी चाहिए? आपको फंडामेंटल सीखना चाहिए, और यदि ट्रेडिंग में सीखनी है तो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी सीखनी चाहिए, डाटा एनालिसिस। फंडामेंटल में आपको लगता है साइकोलॉजी इतना नहीं वर्क करती जितना ट्रेडिंग में करती है? और अगर मुझे साइकोलॉजी सीखना है फॉर एग्जांपल, तो क्या आप रिकमेंड क्या करेंगे, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए मेरे पास? साइकोलॉजी के लिए आपको डाटा एनालिसिस सीखना चाहिए, डाटा एनालिसिस, स्टॉक का डाटा एनालिसिस, और उसके अलावा आपको ध्यान वगैरह करना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी काफ़ी डेवलप हो जाएगी। तो आप करते हो ये सब चीज़ें जैसे आप बोल रहे हो, आप क्या फॉलो करते हो? मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मैं 15 मिनट ध्यान जरूर करता हूँ। मेडिटेशन? हाँ, ये मेरा रूटीन है, चाहे कुछ भी हो, मतलब कभी कभार छूट जाता है, लेकिन मोस्टली मैं करता हूँ डेली।
15 मिनट 20 मिनट, और शनिवार संडे को मैं 1 घंटे से ध्यान करता हूँ। अच्छा, मार्केट में मैंने देखा है मेरे पास इतने एड्स आ रहे हैं, हर इंसान कह रहा है मेरा ना AI बेस्ड टूल है, आप वो यूज़ कर लो, बहुत आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे। आपको लग रहा है कि AI बेस्ड ऐसे टूल्स हैं सीरियसली? मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, चित्रा गलगोटिया का रोबोट था, उसी तरह AI टूल है। तो आपको नहीं लगता कि इफेक्टिव है? ये मैं नहीं बोल सकता ना। अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया सिंपल। AI वो बना रहा है जिसे MS एक्सेल नहीं आता, वो क्या रहा है, चैट GPT से कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर दे रहे हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कुछ यूट्यूबर ऐड चलाते हैं 9:30 बजे की स्ट्रेटजी, 3:30 बजे की स्ट्रेटजी, और कई क्लाइंट मुझे भी बोलते हैं आपका कॉल देने का टाइमिंग कब है। अब एक चीज़ बताइए, क्या स्टॉक में एक्शन मेरे टाइम से आएगा? यदि मैं 12 बजे कॉल दूंगा तो स्टॉक मूवमेंट करेगा, शेयर मार्केट मूवमेंट करेगी? ये सब बेकार की बातें हैं। AI यदि रिसर्च में आएगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉपर AI बननी चाहिए। वो AI भी डाटा एनालिसिस करेगी। जो AI क्या कर रही है, AI जैसे हम AI पे काम कर रहे हैं, अभी हमने AI का कोई टूल बनाया है, तो टूल क्या है, जो हमारे फार्मूले थे वो हमने AI के थ्रू हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर डाटा होना चाहिए, वो डाटा एनालिसिस वो करके आपको दे रही है। जो एक रिसर्च एनालिस्ट दे रहा है वही AI आपके डाटा को रिसर्च करके उसे फॉरवर्ड कर रही है। तो क्या सही एज है? आपको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी एज है इसके मार्केट में ज़्यादा घुस के फायदा नहीं है, सीख के ज़्यादा फायदा नहीं है, ऐसा कुछ होता है मार्केट में? देखिए, पहले आपको सीखना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि आपको पहले सीखना चाहिए। सबसे पहले सीखने के लिए ज़रूरी नहीं आप किसी का कोर्स लो, आप यूट्यूब से सीख सकते हो, आप बुक है बहुत अच्छी अच्छी बुकों से सीख सकते हो, और जिसका भी आप कोर्स वगैरह ले रहे हो तो आप ये देखो वो सेवी रजिस्टर है, कम से कम मुझे 15-20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस हो। रीज़न है, जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो ना वो आप पहली बार में नहीं सीख पाते हो। अब लेकिन इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए ना कि मैं अगर जा रहे हैं, मेरे ही बहुत सारे लोग हैं आसपास जो कोर्स करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। अब इशू क्या है कि जो एजुकेटर है वो रियल लाइफ उसको रिसर्च और ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है जो पढ़ा रहा है, और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाला है उसको पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज़्यादा। तो किसको चूज करना फिर बेटर है? मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम लोग हैं, हम प्योर कोर्स नहीं कराते लेकिन हम कराते हैं। हमें रिसर्च एनालिस्ट का भी है, हमें ट्रेडिंग का भी है, हमें पढ़ाने का भी। हमें पढ़ाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ और भी है मार्केट में जो ट्रेडिंग का भी एक्सपीरियंस है, वो लोग कम है लेकिन अवेलेबल है। तो आपको लगता है कि वो उस इंसान को चूज करना बेटर है, भले ही वो एजुकेटर ना हो लेकिन वो रियल लाइफ में काम कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है वो चीज, रादर देन वो जो पढ़ाता बहुत अच्छा है लेकिन उसे रियल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग का। जैसे आप जब BTech या MTech करते हो, कुछ भी करते हो, तो जो रियल एक्सपीरियंस है वो केवल पढ़ाई से नहीं आता। वो जब तक आप उसमें इनोवेशन नहीं करोगे, आप उसे प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, आप एक पेपर ट्रेड कीजिए एग्जांपल के लिए, आप 2 रुपए का ऐसा लगा लो, वो कई बार नहीं लगेगा। जब आप उसे ट्रेड करोगे वो लग जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में बहुत अंतर है। आजकल पेपर ट्रेडिंग चल रही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कई क्लाइंट आते हैं वो है ना पेपर ट्रेड करते हैं, वो कहते तुमने इतना पैसा कमा लिया, तो जब रियल में आते नहीं कमा पाते। पेपर ट्रेड और रियल ट्रेड में बहुत अंतर है। कमोडिटीज के बारे में क्या लगता है? गोल्ड सिल्वर ने तो इस बार रिकॉर्ड रैली दे दी, इतना बढ़िया पैसा बन गया, इक्विटीज में कुछ बन नहीं रहा है, तो बहुत सारे लोग अभी गोल्ड और सिल्वर की ETF वगैरह बाय करने में लगे हैं। सिल्वर ने पिछले 10 साल में क्या रिटर्न दिया था, अब कुछ नहीं रिटर्न दिया, और सिल्वर से अभी दूर रहना चाहिए, अभी बहुत ओवर हाइप है। और वैसे ही गोल्ड के बारे में आप क्या कहेंगे फिर? गोल्ड पे भी थोड़ा सा नीचे है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, भी इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। अब जो लोग कमोडिटी के फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए आपको क्या लगता है कि क्या इक्विटी से बेटर है वो एरिया, या दोनों साथ में करना सही रहेगा, या करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल? यदि वो ऑप्शन इक्विटी में करता है, कमोडिटी, डिसिप्लिन दोनों में फॉलो करना है। लेकिन मैं सबको एक सजेशन जोड़ दूंगा, जो इक्विटी में काम कर रहे हैं वो कम्युनिटी में कम करे, और जो कम्युनिटी में करे वो इक्विटी में कम करे। रीजन है, यदि आप 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मार्केट देखोगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। तो आप उतना ही काम कीजिए, आपके दिमाग को भी रिलैक्स करने की जरूरत है। तो आप जैसे इक्विटी कर रहे हो तो थोड़ा कम्युनिटी को अवॉइड कीजिए, कम्युनिटी कर रहे हो तो इक्विटी को अवॉइड कीजिए। कंटिन्यू आपके माइंड को रिलैक्स देना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो ट्रेडिंग से ही अगर मुझे लेट्स से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो ट्रेडिंग करना है, ऑप्शंस है या फ्यूचर्स करना है, उसमें भी कुछ तरीके हैं जो बेस्ट है आपको लगता है, या सारा मतलब वैसा ही है कि चलो बराबर ही है? यदि जो मेरा मानना है, जैसे अधिकतर जैसे हमारी पूरी टीम है, हमारी चार्ट की अलग टीम है, हमारी फंडामेंटल की अलग टीम है, हमारी पूरी रिसर्च टीम है।
मैं चार्ट नहीं देखता। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरी पूरी टीम है, मेरे अपने बनाए हुए इंडिकेटर है और मैं अधिकतर डाटा एनालिसिस ज़्यादा करता हूँ। मेरी एक्यूरेसी, मैं अपनी टीम जब हम निकालते हैं तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है डाटा एनालिसिस की। तो आप यदि ऑप्शन में काम करना चाहते हो तो मेरा मानना है टेक्निकल के साथ आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, थोड़ा सा डाटा एनालिसिस करो। जैसे ऑप्शन चेन पे काम करो, पीसीआर पे ज़्यादा काम करो। जैसे एक स्टॉक बॉक्स ने एक छोटा सा इंडिकेटर बना रखा है, मार्केट मूड इंडिकेटर। मैं अपने प्रोडक्ट की बड़ाई नहीं कर रहा, आप जब भी उसमें स्ट्रीम ओवरबोट आ जाता है, स्ट्रीम ओवरशॉट आ जाता है या स्ट्रीम ओवरबोट आ जाता है, तो वहाँ देखो क्या होता है। वो साइकोलॉजी पे बनाया हुआ है, तो वहाँ आपको एक्यूरेसी पता चलेगी। तो आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा अलग तरीका आपको अपनाना होगा। सिंपल इक्विटी की तरह आप काम नहीं कर सकते, जैसे इक्विटी स्विंग ट्रेड कर आपको वहाँ ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम पहले ट्रेडिंग करते थे, हम ये देखते थे कि एग्जांपल हम XYZ शेयर है, उसका रेजिडेंस कहाँ पर है, हम उसे सालों तक देखते थे। जब वो वहाँ आ जाता था ब्रेकआउट या रेजिडेंस, वहाँ जाके हम 6 महीने बाद उसकी कॉल लेते थे। क्या इतना पैसेंस है किसी में आज की डेट में? नहीं है। दूसरा, ऑप्शन में जैसे काम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे निफ्टी में काम करते हैं, लोग तो वीकली आ गए, हम 3-3 महीने बाद की कॉलों में काम करते हैं। रीजन, जितना हमारे पास टाइम होगा उतना हमारी एक्यूरेसी अच्छी होगी। जो ऑप्शन में काम कर रहे हैं ना, उनकी एक्यूरेसी बेकार नहीं होती। जैसे सपोज है, उन्हें लग रहा है कि SPI में ब्रेकआउट आ गया, उन्होंने लिया, उन्होंने एक्सपायरी से 3 दिन या 4 दिन पहले ले लिया, उनका पूरा जीरो हो गया ऑप्शन, अगले महीने वो चल गया। तो ये चीज़ें होती है। आप थोड़े दूर के ऑप्शन लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। आप निफ्टी में कर रहे हो तो थोड़ा वीकली ना लेके मंथली में जाइए, उससे आगे जाइए। थोड़ा प्रीमियम महंगा जरूर होगा। दूसरा, आपको प्रीमियम की जरूर नॉलेज होनी चाहिए। आप प्रीमियम महंगा तो नहीं दे रहे। जैसे कई बार ऑप्शन बाय के लिए कुछ नहीं होता, जैसे 10 या 11 का बिक्स आ गया तो मूवमेंट ही नहीं होगी। ट्रेडर लगा हुआ वो केवल डीके खा रहा है। अब वही 13 बिक्स हो गया तो वहाँ कुछ अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। तो ऑप्शन में काम करने के लिए नॉलेज और स्किल प्रॉपर होनी चाहिए। तो कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए जो आपको देख रहे हैं और मार्केट में भी काम करना चाहते हैं? यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग के लिए अपने आप इंडिकेटर बनाइए, आप चार्ट भी देखिए और डाटा एनालिसिस भी कीजिए। दूसरा, डिसिप्लिन में काम कीजिए, प्रॉपर एसएल और टारगेट फॉलो कीजिए। उसके अलावा आप अपने आप को भी टाइम दीजिए। आप पूरे दिन न्यूज़ ना देखते रहे, रात में सिंगापुर निफ्टी ना देखे, 3:30 बजे के बाद रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, थैंक यू। ओके। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.